हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आप सबको पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस का जो फॉर्म है 18 तारीख से भरा जाएगा। तो आप लोग जो है बिल्कुल कमर कस लीजिए, क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल फ्री वाली सीट चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज की। कट ऑफ कितनी भी जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं रखना है। हम लोग जो है अब अपनी तैयारी जो है शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले तो जो लोग जुड़ चुके हैं वो हेलो लिख दें नीचे, ताकि मुझे लग जाए कि आप सभी लोग जुड़ चुके हैं। और अपने दोस्तों को भी आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जल्दी से जुड़ जाएं। चाहे वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, उनके लिए जो है वीडियो बिल्कुल ही बेनिफिशियल होगी। और ये जो वीडियो है ये जो है पूरा प्रैक्टिस पेपर है 2020 का, जो पिछले साल जो आया था मेमोरी बेस्ड पेपर है। आप ये देख सकते हो, सामान्य ज्ञान का ये पेपर है। और मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर उत्तर प्रदेश बीएड 2020 का ये हल प्रश्न पत्र है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और चलिए हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। अगर मैं बात करूं इसको, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? रेगिस्तान का टीला, नदी मुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला या जीवन के टीला। इसमें कोई भी क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं लिया है, जो प्रीवियस ईयर में आया है एज इट इज मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं। जितने भी बीएड वाले बच्चे हैं सभी को यहाँ पर जो है बिल्कुल फ्री क्लासेस कराई जाएंगी और एक सरकारी सीट आपको दिलाना हमारा जो है पूरा जो है प्रण है कि आपको एक गवर्नमेंट सीट मिलेगी। चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन। अगर आपका आंसर जो है आ रहा है तो ठीक है, सभी लोग अपना आंसर जरूर टाइप करें। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृतकों का टीला। जो मोहनजोदड़ो है इसका स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं, इसको हम लोग मोहन का टीला के नाम से भी जानते हैं। देखो, अगर जिस बच्चे को मृतकों का टीला अगर पता हो तो उनको मैं बता दूं कि इसको एक नाम और जानते हैं, वो है मोहन का टीला। समझ में आ गई बात? अगर मैं मोहनजोदड़ो की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो यह आपकी पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है यह पाकिस्तान में स्थित है, यह भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो है भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हाल या 2 मंजिला मकान। सभी लोग अपना आंसर जो है टाइप करें। सभी लोग जो है अपना आंसर जो है वो टाइप करें। चलिए, तो अगर मैं बात करूं तो मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन है वह धन्यागार कहलाता है। आपको हम बता दें, धन्यागार कहलाता है। और जो विशाल स्नानागार है, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं विशाल स्नानागार की, तो मोहनजोदड़ो में जो है विशाल स्नानागार के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। लेकिन अगर बात करें कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो वो आपका धन्यागार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज्ञात्रक, मौर्य, शाक्य या कुरु। जो बुद्ध थे वो किस वंश से संबंधित थे, बता दीजिए। बहुत बढ़िया, सभी लोग टाइप करिए आंसर अपना। चलिए, अगर मैं बात करूं तो जो महात्मा बुद्ध थे ये शाक्य वंश से संबंधित थे। और महात्मा बुद्ध के जो बचपन के नाम की अगर हम बात करें तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बचपन का नाम भी आपके यूपी बीएड के एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। और जो महात्मा बुद्ध थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई? चौथे का आंसर बताइए। प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई? वैशाली, कश्मीर, राजगृह या पाटलिपुत्र। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह। इसका राइट आंसर लिख लीजिए राजगृह। प्रथम बौद्ध परिषद जो थी वो राजगृह में स्थापित की गई थी। आगे की तरफ अगर हम बढ़े, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपको पता भी होगा, आप जल्दी से टाइप करिए। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहां प्राप्त किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग टाइप जरूर करते रहिए ताकि पता लगे कि आप अगर पिछले साल अगर एग्जाम में होते तो कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते थे। पूरे 50 क्वेश्चन हैं जीके जीएस के, आपको घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहां प्राप्त किया? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, पावा, यानी पावापुरी में इन्होंने जो है परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉक एडिक्ट। क्या हो जाएगा? रॉक एडिक्ट। ठीक है, 13। इन्होंने ही क्या किया था? अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, क्योंकि इसमें नीचे दिखा गया है कि कलिंग युद्ध जो है वो किस वर्ष में हुआ था। आप इसमें बता दीजिए। चलिए, तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में अशोक और कलिंग के एक राजा थे जिनका नाम था चैत्रराज, इनके बीच में हुआ था। कलिंग और कलिंग के राजा थे चैत्रराज, उनके बीच में युद्ध हुआ था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? सभी लोग टाइप करिए, क्या आंसर आएगा इसका। चलिए, तो अगर मैं इसका राइट आंसर की बात करूं तो ये गुप्त हो जाएगा, यानी कि जो गुप्त वंश जब चला तो गुप्त में ही, ठीक है, गुप्त वंश जो चला उसी में ही क्या हुआ था कि इनके जो सिक्के हैं संगीत के वो चले थे। ठीक है, और तभी से ही जो है सिक्के के जो संगीत, इसमें इन्होंने सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और जो है शीशे के सिक्के इन्होंने चलवाए थे, कांच के सिक्के भी इन्होंने चलवाए थे। चलिए हम लोग आगे की तरफ अगर बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अगर क्वेश्चन भाई पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें कि हाँ जो है बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन चल रहा है। और देखिए आप 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हो। जो लोग लेट जुड़े हैं वो अभी वीडियो खत्म हो जाएगी तो पिछले क्वेश्चन भी आप पीछे बैक करके आप देख सकते हो। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है? यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, बिंबिसार को, या अजातशत्रु को? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं ये सभी लोगों का आंसर आना भी शुरू हो चुका है। आप लोग अपना आंसर दीजिए जल्दी से, सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। आंसर नहीं दोगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं भाई, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग, मजा नहीं आ रहा है, जल्दी आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी कि जो समुद्रगुप्त थे उन्हीं को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, चलिए चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेशन पसंद आ रहा तो लाइक करिए। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि ऐसा मैं कह दूं कि मिहिर भोज जो थे वो किस वंश से संबंधित थे, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने कोई भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं लिया, सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम के हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा प्रतिहार वंश। ठीक है, जो मिहिर भोज थे ये प्रतिहार वंश से जो है संबंधित थे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? चलिए बताइए, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? अब ये भी हम लोगों ने बात किया मिहिर भोज के बारे में, तो अब आप हमें अगला क्वेश्चन बताइए कि प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? चलिए, तो अभी अभी हम लोगों ने बात किया है किसकी? मिहिर भोज की। हम लोगों ने अभी भी बात की है कि जो मिहिर भोज थे वो क्या थे? इनके महानतम राजा थे। चलिए, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जल्दी से आंसर बताइए इसका। ठीक है, तो इसके रचयिता थे जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। पुराना किला किसने बनवाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पुराना किला था वो किसने बनवाया था। चलिए, तो मैं आपको बता दूं ये बनवाया था शेरशाह ने। और किस ईयर में बनवाया था? तो 1541 ईस्वी में इन्होंने इस किले को बनवाया था। आप इसको याद रखिएगा और लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कन्नौज का युद्ध। और अगर मैं इसमें और भी 2-3 पॉइंट ऐड करूं तो कन्नौज का युद्ध जो हुआ था वो हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था। ठीक है, ये किसके बीच में हुआ था? शेर खां के बीच में हुआ था। और इसी युद्ध के बाद जो है भारत पर किसका? अफगानों का जो है शासन हो गया था।
और जो ये हुमायूं थे ये भागकर किस देश में गए थे, अगर ये पूछ लिया जाए कि जो हुमायूं थे ये भागकर किस देश में चले गए थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईरान, यानी ये ईरान भाग के चले गए थे। अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं तो जल्दी से आप चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन। जो पहला जहाज आया था भारत में उसका नाम था रेड ड्रैगन, ये याद रखिएगा। और किस ईयर में आया था तो मैं ईयर की नाम भी बता देता हूं। इस ईयर का नाम था 1608 ईस्वी में जो रेड ड्रैगन है वो भारत आया था। बहुत बढ़िया। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां था? भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां था? जल्दी जल्दी आप करिए आंसर। चलिए तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूं, जहां पर एक्सप्लेन करने लायक होगा मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो मसूलीपट्टनम जो है भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश था। बहुत बढ़िया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया है। चलिए तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत भाग्य विधाता। क्लियर है? चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन जो है सर्वप्रथम जनवरी 1912 में भारत भाग्य विधाता के नाम से ये हुआ था। अगर ये बात किया जाए कि किस पत्रिका में इसको, यानी किस पत्रिका में इसका जो है प्रकाशक हुआ था, तो वो आपकी हो जाएगी तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक है, एक नाम थी पत्रिका की, मैगजीन थी जिसका नाम तत्वबोधिनी था, उसमें इसका नाम आया था भारत भाग्य विधाता करके इसको लॉन्च किया गया था, प्रकाशित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है उपन्यास, नाटकों, कविताओं या छोटी कहानियां? तो जो गीतांजलि है वो किसका संग्रह है? तो जाहिर सी बात है वो कविताओं की संग्रह है। जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो गीतांजलि है वो कविताओं की संग्रह है। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई? बताइए। तो जो आपकी टेलीग्राफ लाइन है वो आपकी कलकत्ता से आगरा के लिए बिछाई गई थी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है अलिखित संविधान है, यानी कि ऐसा हम कह दें कि ये मौखिक संविधान कहलाता है। समझ में आई बात? बाकी भारत की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है। भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी.एन. राव। भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वो बी.एन. राव थे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने 23 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। चलिए ये हमारा हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? देखो हाथ में दर्द ना हो, जल्दी जल्दी आप आंसर जरूर टाइप किया करिए, ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो। चलिए तो आर्टिकल नंबर 19 जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता से जो है संबंधित है। क्लियर है? चलिए, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इन्होंने जो है 3 बार इसकी घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल की कर दिया। आपको पता है कि 3 आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। 3 हमारे पास आपातकाल होते हैं जिनमें 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जा चुका है। अगर हम ईयर की बात करें तो एक आपका 1962, उसके बाद में अगला हो जाएगा 1971 और एक हो जाएगा आपका 1975, यानी 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जा चुका है, 1962, 1971 और 1975 में। चलिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो
जो बुलाने का काम होता है वो राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को बुला सकते हैं राष्ट्रपति। लेकिन अगर क्वेश्चन इसमें आ जाए कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो जो उसकी अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन बुलाने का काम जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है। बहुत बढ़िया। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इसका सही जवाब देंगे। देखिए आप लोग नीचे आप कमेंट कर दिया करिए कि क्या मैं एकदम से रैपिड फायर वाले क्वेश्चन लेकर आऊं, यानी कि तुरंत क्वेश्चन आए तुरंत मैं टिक करूं, या जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एकदम स्लो स्लो वो आपको पसंद है। आप लोग कमेंट करिए, मैं अगली वीडियो उसी टाइप का लेकर आऊंगा कि आपको फटाक फटाक मैं आंसर बताता हुआ चलूं, ठीक है, ताकि जो आपके 50 क्वेश्चन है ये ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट या 12 मिनट में खत्म हो जाए, जैसा आप चाहिए। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जितनी बार चाहें, यानी भारत के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए जितनी भी बार चाहें वो खड़े हो सकते हैं। बाकी राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो आयु होती है वो 35 साल होनी चाहिए। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा या रानी के पास है, यूएसए के राष्ट्रपति के पास है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास हैं, या फ्रांस के राष्ट्रपति के पास हैं? चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटिश राजा रानी के पास। देखो जिस प्रकार भारत का संविधान बना है उसी प्रकार से जो है ब्रिटेन का भी संविधान है, यानी कि ब्रिटेन की संविधान को ही कॉपी किया गया था भारत के संविधान में। तो जिस प्रकार का अधिकार, संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के पास है, उसी प्रकार का संवैधानिक अधिकार जो है वो ब्रिटिश के राजा रानी के पास भी है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, बताइए। चलिए तो अगर मैं इसकी राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ये 1913 में जो है केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे। समझ में आई बात? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट भी आपको याद ईयर भी आपको याद रखनी है। 1913 में ये बने थे। और अगर डेट की हम बात करें तो वो डेट था 20 जनवरी, ठीक है, 20 जनवरी 1913 को जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये विधानमंडल के पहले अध्यक्ष बने थे। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बीएड में आए थे। हालांकि ये 2020 के जो है मेमोरी बेस आधारित है, क्योंकि आपको भी पता है कि बीएड में पेपर नहीं मिलता है किसी को भी, ठीक है। पेपर जो आप दोगे वहां पर, हालांकि ऑफलाइन पेपर होता है, जब आप पेपर देकर वहां से बाहर निकलोगे तो वो पेपर वहां पर ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, ठीक है, एकदम ऐसे ही पेपर में आता है क्वेश्चन। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? चलिए बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है मुझे लग रहा है। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं ये योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आपको पता है योजना आयोग को हटाकर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी का अध्यक्ष कौन है? चलिए तो जो एनआईसी होता है इसके भी अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगर मैं बात करूं एनआईसी की स्थापना कब हुई थी, तो एनआईसी की अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो ये आपकी 1961 में हुई थी। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है? ये उस टाइम का क्वेश्चन है। ये उस टाइम पर हुआ था कि परिवर्तित किया गया है। तो ये पश्चिम बंगाल की उस टाइम पर बात हो रही थी। हालांकि इसका नाम बांग्ला करना था, लेकिन अभी शायद ये हुआ नहीं है। चलिए, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? चलिए, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? यानी ऐसा कहा जाए कि पहली जो महिला प्रधानमंत्री बनी थी किस देश की बनी थी? अच्छा, मुझे लग रहा है कि अगर हम लोगों ने 31 क्वेश्चन किया तो आपको जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चंस का फायदा जरूर हुआ होगा, जो आज आप पहली बार देखे हो या आज आपको सीखने को मिला है। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, यानी जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं आप सब में इसको शेयर कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, यानी संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो श्रीलंका की बनी थी। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला हुआ है, बताइए।
जो भारत की मुख्य भूमि है किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच में फैला हुआ है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक ये जो है फैला हुआ है। समझ में आ गई क्वेश्चन? काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब हम लोग बात कर देते हैं अपने 34 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, और 34 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा यहां पर है। देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है, यानी किस नंबर का देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ये तो मुझे लग रहा है बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, बताइए। चलिए बताइए आप। तो आपको भी पता है कि 7वें नंबर का जो देश है वो भारत है, और अगर हम भारत की क्षेत्रफल की बात करें तो भारत की क्षेत्रफल जो है भैया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत के क्षेत्रफल है। 7वां देश है। अगर मैं इसके पहले की देश करूं, सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो रूस का है, उसके बाद कनाडा का है, उसके बाद चीन का है, उसके बाद अमेरिका का है, फिर आपका ब्राजील आ जाता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत, यानी यही 7 नंबर। अगर आपको फिर से मैं एक बार बोलता हूं, रूस पहले नंबर पर, कनाडा दूसरे नंबर पर, चीन तीसरे नंबर पर, अमेरिका चौथे नंबर पर, ब्राजील 5वें नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया 6वें नंबर पर और 7वें नंबर पर आपका भारत आ जाता है। क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी किन्नौर। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो वो है आपका किन्नौर जिला है, वो लगता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? बताइए। ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आया था। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए। ये तो मुझे लग रहा बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन आ गया था। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान। देखो, जो बच्चे लेट में जुड़े हो, अगर आप लोग पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हो तो अभी जब वीडियो खत्म हो जाएगी आप पीछे बैक चले जाइएगा और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप कर लीजिएगा। और हाँ, नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको PDF वगैरह सब कुछ मिल जाया करेगी। निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन नेशनल पार्क जो है इसको जो है विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाडविन ऑस्टिन है एक दर्रा, शिखर, टेलीस्कोप आविष्कारक या भूवैज्ञानिक? गाडविन ऑस्टिन क्या है? मुझे लग रहा है बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए, तो मैं इसकी बात करूं तो ये एक चोटी है, यानी एक शिखर है। इसका पूरा नाम है K2 गाडविन ऑस्टिन इसको कहा जाता है, और यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। मैं आपको फिर बता दूं कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व में सबसे ऊंची चोटी आपको पता है कौन सी है? एवरेस्ट है। और दूसरे नंबर पर आपकी K2 गाडविन ऑस्टिन आती है, जो कि कहां पर स्थित है? कश्मीर में स्थित है। क्लियर है? तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो भारत में सबसे ऊंची चोटी जो मैंने अभी भी बताया है कि K2 गाडविन ऑस्टिन है। हालांकि एवरेस्ट है, तो एवरेस्ट को क्या कहा, जो आपकी एवरेस्ट आती है, एवरेस्ट जो है वो आपकी नेपाल में आ जाती है। क्लियर है? वो आपकी नेपाल में, यानी वो भारत में नहीं है। क्लियर है यहां तक? चलिए, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग पर पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 41।
चलिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कावेरी। क्लियर है? चलिए, नागा, खासी और गारो या पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? 42 नंबर की है। पूर्वांचल पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में, जास्कर पर्वतमाला में या हिमालय पर्वतमाला में? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वतमाला में। नागा, खासी और गारो, गारो खासी जयंतिया का भी नाम सुना है, हिमालय पर्वतमाला में है। गारो खासी जयंतिया या गारो खासी नागा, ये भी आपका हिमालय पर्वतमाला में है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत बढ़िया, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर दें। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जहां पर भारी वर्षा होती है वहां पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और अगर मैं बात करूं इसमें पाया क्या जाता है, तो इसमें पाया जाता है लौह और पोटास की मात्रा इसमें ज्यादा पाई जाती है। याद रखिएगा, लौह और पोटास की मात्रा ज्यादा पाई जाती है लेटेराइट में, और भारी वर्षा वाले प्रदेश में ये पाई जाती है। दो नदियों के बीच उपजाई भूमि को क्या कहते हैं? चलिए, तो दो नदियों के बीच जो उपजाऊ भूमि होती है उसको जो है दो आब कहा जाता है। ठीक है, दो आब कहा जाता है, याद रखिएगा इस चीज को। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास या बेसिन कौन सा है? बताइए। प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा जो बेसिन है वो आपका हो जाएगा गोदावरी बेसिन। क्लियर है? वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा गोदावरी बेसिन। क्लियर है? तो 45 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग के पास 5 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो आप इनको जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं 46। आप जैसे देख सकते हो प्रैक्टिस सेट पेपर है, मैं अपने तरफ से इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं लाया हूं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे क्योंकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोदावरी। और गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्लियर है? दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को। अगर मैं कावेरी की बात करूंगा तो इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, यानी जिसमें की लग जाएगा वो कावेरी और जिसमें की नहीं लगेगा वो गोदावरी, यानी दक्षिण गंगा गोदावरी और दक्षिण की गंगा कावेरी। चलिए, साइलेंट वैली स्थित है, बताइए। जो साइलेंट वैली है वो कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। ठीक है, जो साइलेंट वैली है वो केरल में स्थित है। नामदाफा नेशनल पार्क कहां स्थित है? बताइए, नामदाफा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो ये आपका भैया हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। इसकी मैं एक खास बात बता दूं कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। नामदाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73। ठीक है, 73 नंबर है। कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? मैं फिर से बता देता हूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से वीडियो और पीडीएफ मिलती रहे। जल्दी से कर लीजिए और अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब करने के बाद ही जाइएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि झूम कृषि अभी भी कहां प्रचलित है? लास्ट क्वेश्चन है आज का, झूम कृषि अभी भी कहां पर प्रचलित है? तो आपको मैं बता दूं झूम कृषि क्या होता था कि जो आदिवासी लोग होते थे ये क्या करते थे, कुछ जनजातियां जो जंगलों को काट कर वहां पर खेती करते थे और जब उनकी जो भूमि है वो उपजाऊ कम हो जाती थी, यानी कि अब उसमें फसल अच्छी सी नहीं आती थी, तो वो आगे बढ़ जाते थे और आगे जंगल को काटते थे और फिर वहां पर वो खेती करते थे। तो ये जो चीज है ये अभी भी जो है मिजोरम में ये चीजें अभी भी देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले तो आज के जो क्वेश्चन हैं समाप्त हुए हैं। अगर आपको सही लगे हो क्वेश्चन तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम लोग अब डेली इस पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।